हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है पैंक्रियाटाइटिस। तो इस वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स, काजेज और पैथोफिजियोलॉजी और साइंस सिम्टम क्या क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए देख फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो पैंक्रियाज होता है हम लोग का एक एक्सेसरी ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसमें पैंक्रियाज में ही इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जो पैंक्रियाज होता है वो क्या करता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये कुछ एंजाइम और कुछ हार्मोन को सिक्रीट करता है। जो पैंक्रियाज होता है वो हम लोग जानते हैं मिक्स ग्लैंड होती है, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों सिक्रीट होती है। तो इसकी वजह से जो पैंक्रियाज होता है हम लोग को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है फ्रेंड्स, इस कंडीशन में इसमें पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो जिसे हम पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके टाइप्स है। तो मेनली जो पैंक्रियाटाइटिस है वो 2 टाइप्स के हैं, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो जानेंगे कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है। ये सडनली ऑकर होता है और इसको हम कुछ दिन में इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये सडन आकर होगा और इसको कुछ दिन में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। जैसे नाम से ही पता चला, एक्यूट मतलब कम समय से ये चल रहा है प्रॉब्लम, उसको एक्यूट बोलेंगे। और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में क्या होगा, इसमें उस पर्सन को इन्फ्लामेशन होगा, उसमें ये तो होगा ही होगा, बट उसको परमानेंट डैमेज हो जाएगा। जो वहाँ की सेल्स होंगी पैंक्रियाज की, वहाँ की सेल्स परमानेंट डैमेज हो जाएंगी और ये वर्स टाइम टू लीव, मतलब ये बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। उसमें जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ही होता जाएगा, कम नहीं होगा, यानी ये लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसको हम क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। तो एक बार और समझते हैं इसके टाइप क्या क्या होते हैं, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। जो सडन आकर होगा उसको हम लोग एक्यूट बोलेंगे, और जो लंबे टाइम तक रहेगा या जो बढ़ता जाएगा, जो जो परमानेंट होता जाएगा, उसको क्रॉनिक बोलेंगे। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, सॉरी काजेज़ के बारे में जानेंगे कि क्या मेन काजेज़ होते हैं पैंक्रियाटाइटिस होने का। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 जो मोस्टली काजेज़ होते हैं पैंक्रियाटाइटिस के। फर्स्ट हो गया किलोलिथियासिस, इसमें कोलोलिथियासिस और हैवी एल्कोहल यूज। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो किलोलिथियासिस। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, गाल ब्लैडर में इसको, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गाल ब्लैडर में स्टोन। किलो मतलब होता है गाल और लिथियासिस में होता है स्टोन। तो यदि गाल ब्लैडर में स्टोन हो तो इस वजह से भी पैंक्रियाटाइटिस होने का चांस मतलब हो सकता है। इसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है फ्रेंड्स, पैंक्रियाटाइटिस होने का। और जो इसका सेकेंड कॉज है फ्रेंड्स वो है कोलोनाइटिक। कोलोनाइटिक्स मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि बाइल डक्ट का जो फंक्शन होता है वो बाइल को, मतलब जो बाइल जूस होता है वो लीवर से और जो गाल ब्लैडर से लेके आती है और पैंक्रियाज में लाती है, और फिर इसके बाद वो यहाँ पे दोनों मिलती हैं, फिर ड्यूोडेनम में आके ओपन हो जाती हैं। तो वो बाइल को ले आती है, इसकी वजह से यदि उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इस वजह से भी हमें पैंक्रियाटाइटिस होने का चांस होता है। और हैवी एल्कोहल, जो पर्सन ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें भी चांस होता है पैंक्रियाटाइटिस होने का। अब हम लोग इसकी कुछ अदर काजेज हैं जिसके बारे में जानेंगे। अदर काजेज में जैसे पैंक्रियाटिक सर्जरी। पैंक्रियाटिक सर्जरी से कैसे होगा, जैसे यदि मान लीजिए पहले पैंक्रियाज का कोई सर्जरी हुआ हो, यदि उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, तो इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी हमें पैंक्रियाटाइटिस कॉज हो सकता है। अब जो सेकेंड कंडीशन है वो है सीवियर इंजरी टू एब्डोमेन। यदि एब्डोमेन में सीवियर इंजरी हुआ हो तो इसके वजह से भी हमें पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, क्योंकि यदि कहीं इंजरी होता है तो वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। वायरल इन्फेक्शन, यदि वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इस वजह से भी हमें पैंक्रियाटाइटिस देखने को मिलेगा। और जेनेटिक फैक्टर,
जेनेटिक फैक्टर, यदि मान लीजिए जीन जो है उस पर्सन में, यदि इसका जीन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलेगा। और फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली हिस्ट्री में पता चलता है कि यदि किसी को है तो भी उसको चांस होते हैं पैंक्रियाटाइटिस होने का। और ब्लॉकेज इन पैंक्रियाटिक डक्ट, ब्लॉक इससे कैसे होगा? ब्लॉकेज इन पैंक्रियाटिक डक्ट से कैसे होगा? क्योंकि पैंक्रियाज का जो सिक्रीशन होता है, वो जो डक्ट होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट होता है, वो पैंक्रियाज के सिक्रीशन को ले आकर ड्यूडेनम में ले जाता है। यदि इस डक्ट में कोई ब्लॉकेज हो जाए तो इस वजह से भी हमें पैंक्रियाटाइटिस होने के चांस होते हैं। आई होप आप लोग को इसके काजेज समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि कैसे ये डिजीज़ काज होती है। इसमें क्या होगा, इसके पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा कि जो डक्ट है, मतलब जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा। तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, मान लीजिए पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसमें ब्लॉकेज हो जाएगा तो जो सिक्रीशन है वो पासेज, जो सिक्रीशन का पासेज था वो पास नहीं हो पाएगा। तो यदि जो सिक्रीशन या जो एंजाइम है वो यदि पास नहीं होंगी तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ के सेल्स होंगे, पैंक्रियाटिक सेल, जो एंजाइम है, वो जो सिक्रीशन एंजाइम है वो पास नहीं हो पा रहा है तो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। जो पैंक्रियाटिक सेल हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। जब पैंक्रियाटिक सेल डिस्ट्रॉय होने लगेंगी तो इसकी वजह से, मतलब जहाँ भी कोई सेल डिस्ट्रॉय होती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन आकर हो जाएगा, तो जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटाइटिस। चलिए एक बार इसको और फिर से समझते हैं क्या होता है इसका पैथोफिजियोलॉजी। जैसे कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जब प्रेजेंट होगा तो जिसकी वजह से हमें क्या होगा कि इटियोलॉजिकल फैक्टर प्रेजेंट की वजह से वहाँ पे जो पैंक्रियाज होगा, पैंक्रियाटिक डक्ट होगा, उसमें हम लोग को ब्लॉकेज दिखेगा। ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, जो सिक्रीशन या जो एंजाइम है वो आगे नहीं जा पाएगा, उसी डक्ट में रह जाएगा, जिसकी ये एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ की पैंक्रियाज की जो सेल हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। तो जब कोई, हम लोग जानते हैं जब कोई सेल डिस्ट्रॉय होती है, डैमेज होती है, तो वहाँ की सेल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन आकर होगा, जिस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पैंक्रियाटाइटिस। अब हम लोग इसके साइन सिम्टम के बारे में जानेंगे कि क्या क्या साइन सिम्टम दिखाई देते हैं पैंक्रियाटाइटिस में। तो फर्स्ट हमें पेन होगा। पेन, वो भी पेन कहाँ पे होगा, अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, जो एब्डोमेन का लेफ्ट साइड में अपर का एरिया होता है वहाँ पे हमें पेन दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा वहाँ पे, क्योंकि जो पैंक्रियाज होता है वो अपर लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे पेन दिखाई देगा। और टेंडरनेस कहाँ पे दिखाई देगा, जो अपर लेफ्ट साइड का एरिया है जहाँ पे पेन हो रहा था वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, इसकी वजह से वहाँ पे टेंडरनेस दिखाई देगा। अब अगला है फीवर। हम लोग जानते हैं कोई भी इन्फ्लामेशन प्रोसेस या कोई इन्फेक्शन हो तो हमें, मतलब बॉडी में जनरली फीवर देखने को मिलता है। अब नोजिया और वोमिटिंग, पर्सन में नोजिया और वोमिटिंग भी दिखाई देगा। और इसमें माइल्ड जॉइंटिस क्यों होगा, उसमें पर्सन को जॉइंटिस भी दिखाई देगा। तो जॉइंटिस क्यों होता है, जॉइंटिस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो बाइल डक्ट है उसमें ब्लॉकेज हुआ है, तो जो बाइल जूस है वो जा नहीं पाएगा, तो जो बाइल जूस होता है उसमें बिलिरुबिन होता है। और जॉइंटिस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो बिलिरुबिन का लेवल होता है बॉडी में बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो चुका है बाइल डक्ट में, तो जो बाइल जूस है वो जा नहीं पाएगा और इसमें बिलिरुबिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें जॉइंटिस देखने को मिलेगा। वेट लॉस होगा। वेट लॉस कैसे होगा पर्सन का, क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो फूड को डाइजेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से फूड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, वो सीक्रेट नहीं हो रहा है, सीक्रेट तो हो रहा है बट उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो जा नहीं पा रहा है। तो जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसे, इसकी वजह से वहाँ पर वेट लॉस देखने को मिलेगा।
उसके बाद पुअर डाइजेशन, क्योंकि एंजाइम में एंजाइम जो डक्ट है, बाइल डक्ट है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एंजाइम का जो सिक्रीशन तो हो रहा है बट जो डाइजेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और डायबिटीज़ देखने को मिलेगा। हमें डायबिटीज़ क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। हम लोग जानते हैं कि जो पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है और इंसुलिन क्या करता है, जो बॉडी में ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। यदि इंसुलिन नहीं सीक्रेट होगा तो जो बॉडी में या ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डायबिटीज़। और अगला इसका जो सिम्टम है फ्लैटेंस, मतलब गैस का फॉर्मेशन होगा, जो एब्डोमेन होगा वो फ्लैटेंस हो जाएगा। और एब्डोमिनल क्रैम्प, इस कंडीशन में पेशेंट में एब्डोमिनल क्रैम्प भी दिखने को मिलेगा। इसके साइन सिम्टम समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार और देखते हैं क्या क्या साइन सिम्टम है। पेन इन अपर साइड मतलब लेफ्ट एरिया में, एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में, अपर साइड में पेन होगा और टेंडरनेस होगा। तो लेफ्ट साइड में, अपर साइड में टेंडरनेस देखने को मिलेगा, फीवर भी मिलेगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। उसको नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, जॉइंटिस मिलेगा क्योंकि बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाइल डक्ट में बिलिरुबिन की मात्रा होती है। वेट लेस होगा क्योंकि फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है तो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से पर्सन का वेट लॉस होगा। पुअर डाइजेशन होगा क्योंकि जो एंजाइम का सिक्रीशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। और इसमें डायबिटीज़ देखने को मिलेगा क्योंकि जो इंसुलिन है वो बॉडी में प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा है, क्योंकि पैंक्रियाज सिक्रीट करता है, तो पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो चुका है। उसमें गैस मतलब फ्लैटनेस देखने को मिलेगा, एब्डोमेन में गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प, क्रैम्प मीन्स होता है मरोड़, इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को भी मिलेगा। अब हम लोग इसके डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानेंगे कि क्या क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री में उसके हम प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। और सेकेंड जो है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग जनरली इसमें पाल्पेशन करते हैं। इसमें पाल्पेट करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो पर्सन का अपर लेफ्ट साइड में जो अपर एरिया है वो उसमें टेंडरनेस दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, इस वजह से वहाँ पे टेंडरनेस दिखाई देगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग उसका पाल्पेट करेंगे। कुछ इसमें लैब टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जो एंजाइम का, मतलब ब्लड में जो एंजाइम का लेवल होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम का जो लेवल है उसको देखते हैं। यदि पैंक्रियाटिक जो एंजाइम है ब्लड में इंक्रीज मिलती हैं तो इससे पता चलेगा कि जो मतलब जो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है या प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, प्रॉपर जो एंजाइम का फंक्शन है वो नहीं कर रहा है। यदि ब्लड में एंजाइम इंक्रीज है तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इससे हम लोग पता लगाएंगे। इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। इसमें हम लोग को जो WBC है उसका काउंट इंक्रीज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। और हम लोग इसका अगला जो है वो है एब्डोमिनल CT स्कैन और MRI। जो एब्डोमेन का CT स्कैन और MRI करते हैं। और इसके बाद हम लोग इसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं पैंक्रेटाइटिस का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मेंटेनेंट एडुकेट न्यूट्रिशन, क्योंकि पर्सन में एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो उसमें जो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन जो उसका पर्सन का उसको मेंटेन करेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ भी माउथ के थ्रू नहीं देंगे, क्योंकि पैंक्रियाज को मतलब फंक्शन नहीं करने देना है कि उसको मतलब उसी कंडीशन में स्टॉप करके रखना है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुका है। तो हम लोग इसका जो पर्सन का न्यूट्रिशन, जो पेशेंट है उसका हम लोग न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करेंगे, नोजोगैस्ट्रिक फीडिंग करवाएंगे और उसको IV फ्लूइड भी देंगे, जिसके मतलब इसको देंगे जिससे जो पेशेंट में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हुई है उसको वो मेंटेन हो जाए। और इसमें मैनेजमेंट भी क्या करते हैं, एंजाइम रिप्लेस मेडिकेशन। इसमें इसका मतलब ये है क्योंकि जो एंजाइम नहीं मिल पा रही थी बॉडी को, वो एंजाइम देते हैं हम। जैसे
इंसुलिन हो गया और जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है, ये हम लोग आर्टिफिशियली जो होता है उसको पेशेंट की बॉडी में देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज हो चुका है, ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो इसे हम आर्टिफिशियली तरीके से बॉडी में देंगे, जिससे कि जो मतलब फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेन कंट्रोल करेंगे मैनेजमेंट में, क्योंकि उसमें एब्डोमेन में पेन होता है, तो उसमें पेन कंट्रोल भी हम लोग करेंगे। तो इसमें जनरली हम लोग एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक में पैरासीटामॉल देंगे। यदि पर्सन को सीवियर पेन हो रहा है तो उसमें मॉर्फिन देते हैं। ये एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं। ये तो हो गया इसका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट था मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशनल, और सेकेंड था एंजाइम रिप्लेसमेंट मेडिकेशन, और थर्ड था कंट्रोल पेन। अब हम लोग इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि जो पैंक्रियाटाइटिस होता है उसमें क्या क्या इसमें कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं, इसमें क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट है इंडोस्कोपिक सर्जरी। तो हम लोग इंडोस्कोपिक सर्जरी इसमें परफॉर्म करते हैं पेशेंट में। तो इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, जो इंडोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें मान लीजिए ये जो डक्ट हो गया, और इसमें हम लोग बैलून को इंसर्ट करते हैं। अब बैलून को इंसर्ट करने के बाद इसको हम लोग इन्फ्लेट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब बैलून को इसमें इन्फ्लेट करेंगे तो जो कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ के एरिया वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट होने की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें इंडोस्कोपी करते हैं। इसमें एक बैलून लेते हैं, जो पैंक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज हुआ है वहाँ पे उसको प्लेस करेंगे एक ट्यूब के थ्रू, और जो वहाँ जो उस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो क्लियर हो जाए। अब वो इसमें दूसरी सर्जरी होती है पैंक्रियाटॉमी होती है। इसमें या तो पार्शियल पार्ट या तो कंप्लीट पार्ट जो पैंक्रियाज का होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, जिसको हम लोग पैंक्रियाटॉमी बोलते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।